नमस्कार दोस्तों, आरके स्टडी 94 यूट्यूब चैनल पर है आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, अधिगम के पिछले वीडियो में हमने जेरोम बुर्नर का संज्ञानात्मक अधिगम का सिद्धांत था, उसके बारे में अध्ययन कर लिया था, जो अधिगम का अंतिम सिद्धांत था। आज हम अध्ययन करने वाले हैं अधिगम वक्र। सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं कि अधिगम वक्र किसे कहते हैं, यानी अधिगम वक्र की परिभाषा। अधिगम वक्र, ठीक है, अर्थात कह सकते हैं कि सीखने की प्रक्रिया में किसमें सीखने की प्रक्रिया में जो उतार चढ़ाव आता है, सीखने की प्रक्रिया में जो उतार चढ़ाव आता है, क्या आता है? उतार चढ़ाव आता है। सीखने की प्रक्रिया में जो उतार चढ़ाव आता है, जिसे ग्राफ पर, किस पर? ग्राफ पर एक रेखा के माध्यम से, किसके माध्यम से? एक रेखा के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है। रेखा के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है। रेखा के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है कि सीखने की प्रक्रिया में जो उतार चढ़ाव आता है उसे ग्राफ पर एक रेखा के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे ही अधिगम वक्र कहते हैं। कह सकते हैं कि जैसे बालक किसी भी विषय वस्तु के बारे में सीखना चाहता है, तो हम किसी भी विषय वस्तु को जब सीखते तो शुरुआती यानी सीखने का जब प्रारंभ होता है, सीखने की जो आरंभ स्थिति होती है, उसमें सीखने की गति एकदम से तीव्र होती है, ठीक है। चाहे विषय वस्तु एकदम से सरल हो चाहे कठिन हो, प्रारंभिक अवस्था में जो सीखने की गति होती है वो एकदम से तीव्र होती है। लेकिन जब मध्यम अवस्था आती है, कुछ दिनों के बाद में क्या होता है कि सीखने की गति कम हो जाती है, लेकिन बाद में थोड़े दिनों के बाद में अधिगम प्रक्रिया होती है, सीखने की गति होती है वो एकदम से रुक जाती है। लेकिन जब एग्जाम पास में आती है तब हम क्या करते हैं? उस विषय वस्तु का ज्ञान है वो तीव्र गति से वापस प्राप्त करते हैं। इस आधार पर सीखने की जो प्रक्रिया होती है, उस सीखने की प्रक्रिया में उतार चढ़ाव आते रहते हैं कि बालक सर्वप्रथम तीव्र गति से सीखता है, उसके बाद में कभी वो गति धीरे हो जाती है, कभी जीवन में ऐसी स्थिति आती है कि सीखने की गति एकदम से रुक जाती है, लेकिन अंतिम चरण में जाकर वापस एकदम से तीव्र हो जाती है। तो सीखने की प्रक्रिया में जो उतार चढ़ाव आता है, इस उतार चढ़ाव को ग्राफ पर एक रेखा के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? अधिगम वक्र कहते हैं। ये जो अधिगम वक्र है, ये अधिगम वक्र सीखने की मात्रा, सीखने की गति तथा सीखने की जो उन्नति होती है, बालक ने कितना सीखा है, किस गति से सीखा है और सीखने में कितनी उन्नति की है, कितना विकास किया है, बालक के व्यवहार में कितना परिवर्तन आया है, ये अधिगम वक्र उस सीखने की मात्रा, गति और उन्नति का प्रदर्शन करता है, ठीक है। इस अधिगम वक्र को प्रस्तुत करने वाला कौन था? तो सर्वप्रथम 1942 ईस्वी में, ठीक है, 1942 ईस्वी में एच वुडरो तथा 1960 ईस्वी में, कब? 1960 ईस्वी में एम.एल. बेकर के द्वारा निम्न प्रकार के जो अधिगम वक्र है उनका प्रस्तुतिकरण किया गया था कि 1942 ईस्वी में तो एच वुडरो तथा 1960 ईस्वी में एम.एल. बेकर, इन दोनों मनोवैज्ञानिकों ने क्या किया? अधिगम वक्र का प्रदर्शन किया, अर्थात निर्माण किया, ठीक है। जिसमें सबसे पहला जो अधिगम वक्र है वो है सरल रेखीय वक्र। सरल रेखीय वक्र पहला है सरल रेखीय वक्र, जिसकी परिभाषा है कि सीखने की गति जब सीखने की गति
जब सीखने की गति एक समान रहती है, जब सीखने की गति एक समान रहती है तो उसे क्या कहते हैं, उसे सरल रेखीय वक्र कहते हैं, जिसको हम एक डायग्राम के माध्यम से प्रदर्शित करें। ठीक है, ये एक ग्राफ मान सकते हैं कि इसे श्यामपट्ट को हम ग्राफ मान सकते हैं, जिसमें एक डायग्राम बना रहे, जो डायग्राम इसे सरल रेखीय वक्र का है। ये जो ऊपर वाली दिशा है, ये इसका सीखने का जो मेन पॉइंट है, इसको प्रारंभिक अवस्था कहते हैं, इसको प्रारंभिक अवस्था कहते हैं। ये समय यानी टाइम, और ये जो ऊपर वाली जो स्थिति है, ये है अमाउंट ऑफ लर्निंग, अमाउंट ऑफ लर्निंग यानी सीखने की मात्रा या गति, सीखने की मात्रा। ठीक है, सरल रेखीय वक्र यानी जब सीखने की गति एक समान रहती है, ये सीखने की प्रक्रिया अपनी प्रारंभिक अवस्था से शुरू होती है, और प्रारंभिक अवस्था से शुरू होने के बाद में ये समय के साथ में एक ही दिशा में बढ़ती चली जाती है। क्या करती है, ये समय के साथ में एक ही दिशा में बढ़ती हुई चली जाती है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई उतार चढ़ाव नहीं आता है, तो इसे क्या कहते हैं, तो इसे सरल रेखीय वक्र कहते हैं। कि जब सीखने की गति एक समान रहती है, यहाँ से प्रारंभिक अवस्था में शुरू है, और प्रारंभिक अवस्था में शुरू होने के बाद में जो अधिगम है, ये अपनी अंतिम अवस्था में पहुंच गया, यानी यहाँ पर आने के बाद में बालक ने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। तो ये प्रारंभिक अवस्था से लेकर जो अंतिम अवस्था है, इस अंतिम अवस्था तक सीखने की जो गति है वो किस प्रकार की है, ये सीखने की गति एक समान है, यानी समान रूप में चली है, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे सरल रेखीय वक्र कहते हैं। एक बार फिर से बात करते हैं, अधिगम वक्र लर्निंग थ्रू, ये परिभाषा है कि सीखने की प्रक्रिया में जो उतार चढ़ाव आता है, सीखने की प्रक्रिया में उतार चढ़ाव आता है, जिसको इस ग्राफ के माध्यम से एक रेखा के द्वारा हमने क्या किया, प्रदर्शित किया है। जिसे ग्राफ पर एक रेखा के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, अधिगम वक्र कहते हैं। और ये अधिगम वक्र सीखने की मात्रा यानी बालक ने कितना सीखा है, किस गति से सीखा है, बालक ने उन्नति की है या नहीं की है, बालक ने अपना विकास किया है या फिर नहीं किया है, या फिर बालक के व्यवहार में कोई परिवर्तन हुआ है या नहीं हुआ है, इसका जो प्रदर्शन है वो किसके द्वारा किया जाता है, वो इस अधिगम वक्र के द्वारा किया जाता है। 1942 ईस्वी में एच वुड्रो तथा 1960 ईस्वी में एम.एल. बेकर ने अधिगम, निम्न प्रकार के जो अधिगम हम पढ़ेंगे उनके बारे में अध्ययन किया, उनका प्रदर्शन किया, जिसमें पहला है सरल रेखीय वक्र। ठीक है, सरल रेखीय वक्र परिभाषा है कि जब सीखने की गति एक समान रहती है, यानी सीखने की जो प्रारंभिक अवस्था होती है, इसका डायग्राम है कि समय दूसरे से साथ में चलता रहता है, और समय के साथ में हम कितना सीखते हैं, वो सीखने की मात्रा, अमाउंट ऑफ लर्निंग यानी सीखने की मात्रा, अर्थात सीखने की गति किस आधार पर हम सीख रहे, वो भी साथ साथ में चलती रहती है। तो ये प्रारंभिक अवस्था से शुरू हुई, और प्रारंभिक अवस्था से शुरू होकर अंतिम अवस्था तक ये किस आधार पर चली है, एक ही समान चली है, यानी इस अवस्था में सीखने की इस गति में कोई उतार चढ़ाव एकदम नहीं आया है। तो जब सीखने की गति एक समान रहती है, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे सरल रेखीय वक्र कहते हैं। ठीक है, आप इसका एक बार स्पेन सुन लें। ठीक है, सरल रेखीय वक्र। दूसरा है शून्य अधिगम वक्र, शून्य अधिगम वक्र, शून्य अधिगम वक्र। ठीक है, इस शून्य अधिगम वक्र की जो परिभाषा है वो है कि सीखने की गति में, सीखने की गति में कोई परिवर्तन, सीखने की गति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, सीखने की गति में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है,
तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे शून्य अधिगम वक्र कहते हैं। जैसे इसको एक डायग्राम के माध्यम से व्यक्त करें कि ये एक डायग्राम है और ये सीखने की प्रारंभिक अवस्था है, ये अमाउंट ऑफ लर्निंग है, और ये क्या है, समय। समय के साथ में प्राणी सीखता रहता है, बालक सीखता रहता है, अपनी उन्नति करता रहता है, विकास करता रहता है। लेकिन शून्य जो अधिगम वक्र है, इस अधिगम वक्र की परिभाषा है कि सीखने की गति में कोई परिवर्तन होता ही नहीं है। यानी बालक को 1 बार, 20 बार, 50 बार, कितनी भी बार बताने का उस बालक को कोई भी फायदा नहीं होता है। ऐसा कह सकते हैं कि इस बार एक बालक 10वीं क्लास में था और ये बालक 10वीं कक्षा में था। 10वीं कक्षा में एग्जाम दी और एग्जाम देने के बाद में ये पास नहीं हुआ, यानी फेल हो गया। फेल हुआ, इस आधार पर हम कह सकते हैं कि सीखने की गति में 10वीं क्लास में 8-10 महीने पढ़ने के बाद में एग्जाम लगी और उसके बाद में यदि 10वीं कक्षा उस बालक से उत्तीर्ण नहीं हुई, पास नहीं हुए, इसका मतलब उस बालक ने कुछ सीखा ही नहीं सीखा है, तो सीखने की गति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इसके बाद में एक बार फेल होने के बाद में एक बार और उसने एग्जाम दी और इस बार भी क्या हो गया, वो फेल हो गया। इसका मतलब इस बार भी क्या हुआ है, सीखने की गति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो ये सीखने की प्रारंभिक अवस्था, और प्रारंभिक अवस्था ये यहाँ से बिल्कुल शुरू ही नहीं है, ये समय की तरह से आगे आगे चल रहा है। देखो समय तो चल रहा है, लेकिन समय के साथ में सीखने की गति में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं है। ये अपनी प्रारंभिक अवस्था में थी और अब भी कहाँ पर रुकी हुई, इस बार भी 10वीं क्लास में और अगली बार भी 10वीं क्लास में। 10वीं क्लास में लगातार 2 बार फेल हो गया, तो तीसरी बार भी उसने कौन सी कक्षा में प्रवेश लिया, वो तो 10वीं क्लास में रह गया। तो सीखने की गति में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो उसे क्या कहते हैं, शून्य अधिगम वक्र कहते हैं, जिसका डायग्राम है कि ये समय चल रहा है और सीखने की गति तो चल रही है, ये सीखने की गति है, लेकिन बालक की जो सीखने की गति है वो बिल्कुल भी देखो आगे नहीं बढ़ी है। ये सारे के सारी अवस्था एकदम से खाली पड़ी है, सीखने की गति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे शून्य अधिगम वक्र कहते हैं। तो पहला था सरलरेखीय वक्र, यानी सीखने की गति जब एक समान रहती है तो उसे सरलरेखीय वक्र कहते हैं, और सीखने की गति में कोई परिवर्तन ही नहीं होता है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे शून्य अधिगम वक्र कहते हैं। ठीक है। इसके बाद में जो तीसरा अधिगम है वो है नतोदर। नतोदर अर्थात सकारात्मक, नतोदर अर्थात सकारात्मक, नतोदर अधिगम वक्र, नतोदर अधिगम वक्र। ठीक है। नतोदर यानी सकारात्मक, नतोदर अधिगम वक्र। ये अधिगम वक्र उस समय प्रकट होता है, उस समय प्रस्तुत होता है जब कोई भी विषय वस्तु होती है वो अपने प्रारंभिक दौर में तो एकदम से कठिन होती है। भाई कोई भी विषय वस्तु होती है प्रारंभिक दौर में कठिन होती है, और प्रारंभिक दौर में कठिन होने के बाद में अंतिम समय में क्या हो जाती है, एकदम से सरल हो जाती है। ये विषय वस्तु को हम सीखने की कोशिश करते हैं, प्रारंभिक दौर में हमें कैसे लगती है, वो एकदम से कठिन लगती है। जब वो विषय वस्तु हमें कठिन लगती है तो हमारी सीखने की गति कैसी होती है, एकदम से मंद होती है, और अंत में जाकर वो क्या हो जाती है, विषय वस्तु एकदम से सरल हो जाती है। जब वो विषय वस्तु सरल हो जाती है तो हमारी जो सीखने की गति है वो कैसी हो जाती है, एकदम से तीव्र हो जाती है। अर्थात जो सीखने की गति, जो सीखने की गति, सीखने की जो गति है वो सीखने की गति प्रारंभिक अवस्था में, कौन सी अवस्था में, सीखने की जो गति है वो प्रारंभिक अवस्था में मंद हो जाती है, प्रारंभिक अवस्था में मंद होती है, तथा बाद में धीरे धीरे क्या करती है, बाद में धीरे धीरे एकदम से तीव्र हो जाती है। तो उसे क्या कहते हैं, नतोदर अर्थात सकारात्मक अधिगम वक्र कहते हैं। एक बार फिर से बात करते हैं। तीसरा है नतोदर यानी सकारात्मक अधिगम वक्र। नतोदर अधिगम वक्र की स्थिति उस समय प्रकट होती है जब विषय वस्तु प्रारंभिक दौर में तो हमें कठिन लगती है और अंत में क्या हो जाती है, एकदम से सरल हो जाती है। ऐसा कह सकते हैं कि जब विषय वस्तु प्रारंभिक दौर में कठिन होती है
तो हम किस आधार पर सीखते हैं? सीखने की गति है वो हमारे एकदम से मंद होती है, लेकिन जब विषय वस्तु सरल होती है तो सीखने की गति क्या हो जाती है? एकदम से तीव्र हो जाती है। तो सीखने की गति प्रारंभिक अवस्था में मंद अर्थात धीरे धीरे तीव्र हो जाती है, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे नतोदर यानी सकारात्मक अधिगमकर कहते हैं। ठीक है, जैसे प्रारंभिक दौर में ये सीखने की गति है ये एकदम से धीरे धीरे होती है, लेकिन अंतिम अवस्था में आने के बाद में क्या हो जाती है? एकदम से तीव्र हो जाती है। शुरुआती दौर में तो ये धीरे धीरे चलती है और अंतिम अवस्था में आने के बाद में क्या हो जाती है? ये एकदम से तीव्र हो जाती है। तो ये जो प्रारंभिक अवस्था है, इस प्रारंभिक अवस्था में जो सीखने की गति यहाँ पर कैसे रही है? एकदम से मंद रही है। ठीक है, तो इसका कहते हैं कि यहाँ पर जो प्रभाव था वो कैसा था? वो एकदम से ऋणात्मक था। ये इसकी कौन सी अवस्था है? मध्य अवस्था आई है। ठीक है, मध्यम अवस्था, मध्यम अवस्था। और यहाँ पर ये कौन सी अवस्था हो गई? ये इसकी अंतिम अवस्था हो गई, ये अंतिम अवस्था। और अंतिम अवस्था में देखो यहाँ पर आने के बाद में जो सीखने की गति क्या हुई है? सीखने की गति एकदम से तीव्र होती है। यहाँ पर जो प्रभाव है वो कैसा प्रभाव है? ये सकारात्मक प्रभाव है। सकारात्मक प्रभाव है तो इसे क्या कहते हैं? सकारात्मक अर्थात नतोदर वक्र कहते हैं। ठीक है, तो एक तरफ तो समय चल रहा है और एक तरफ अमाउंट ऑफ लर्निंग यानी सीखने की मात्रा है, और ये अपने प्रारंभिक अवस्था से शुरू हुई। जब प्रारंभिक अवस्था से शुरू हुई तब विषय वस्तु कैसी थी? जब विषय वस्तु एकदम से कठिन थी। कठिन वस्तु को सीख रहे हैं तो किस आधार पर? कठिन विषय वस्तु में हम एकदम से सीखने की गति हमारे कैसी थी? धीरे धीरे थी। तो यहाँ पर तो हमने धीरे धीरे सीखा, यानी समय के साथ में थोड़े थोड़े चल रहे थे, लेकिन अंतिम दौर में क्या हुआ कि विषय वस्तु एकदम से सरल हो गई, तो सीखने की गति क्या हो गई? एकदम तीव्र हो गई। तो सीखने की गति प्रारंभिक अवस्था में देखो, प्रारंभिक अवस्था है ये, प्रारंभिक अवस्था, ये मध्यम अवस्था है, और मध्यम अवस्था में आने के बाद में इस अंतिम अवस्था में कैसी होगी? एकदम से तीव्र होगी। तो सीखने की गति प्रारंभिक अवस्था में तो क्या होती है? मंद होती है और धीरे धीरे तीव्र हो जाती है, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम नतोदर यानी सकारात्मक अधिगमकर कहते हैं। ठीक है, चौथा है उन्नतोदर। उन्नतोदर अर्थात नकारात्मक अधिगमकर। ठीक है, उन्नतोदर नकारात्मक अधिगमकर। ये जो नकारात्मक अधिगमकर है ये सकारात्मक अधिगमकर की विपरीत अवस्था है। कैसी अवस्था है? विपरीत अवस्था है। एक बार समझ लेंगे तो समझने के तुरंत बाद में ये आसानी के साथ में समझ में आ जाएगा। उन्नतोदर यानी नकारात्मक अधिगमकर। ये नकारात्मक अधिगमकर की जो स्थिति है ये उस समय प्रकट होती है जब सीखने की जो अवस्था होती है, विषय वस्तु होती है, वो प्रारंभिक दौर में, ठीक है, प्रारंभिक दौर में तो एकदम से सरल होती है कि जब सीखने की शुरुआत करते हैं तब तो वो सरल होती है, और अंतिम में जाकर क्या हो जाती है, वो अवस्था एकदम से कठिन हो जाती है। यानी विषय वस्तु प्रारंभिक दौर में जब हम सीखने की कोशिश करते हैं तब तो वो सरल होती है, और अंतिम अवस्था में जाने के बाद में क्या हो जाती है, वो कठिन हो जाती है। जब हम किसी विषय वस्तु को सीखते हैं और सीखते समय यदि वो सरल लगती है तो हम उसको क्या करते हैं, तीव्र गति से सीखते हैं, और जब वो कठिन हो जाती है तो सीखने की गति क्या हो जाती है, एकदम से मंद हो जाती है। तो सीखने की गति होती है वो प्रारंभिक दौर में क्या होती है, तीव्र होती है, और धीरे धीरे अंत में जाकर, ठीक है, धीरे धीरे वो मंद हो जाती है। तो उसे क्या कहते हैं, उन्नतोदर अर्थात नकारात्मक अधिगमकर कहते हैं। ठीक है, जब हमने सकारात्मक अधिगमकर पढ़ा था तो उसमें क्या था, अवस्था एकदम से विपरीत होगी। वह सकारात्मक अधिगमकर में क्या होता है, सीखने की गति प्रारंभ में क्या होती है, मंद होती है, और अंत में क्या हो जाती है, तीव्र हो जाती है। यहाँ पर उन्नतोदर में क्या हो गया, अवस्था एकदम से विपरीत हो गई। जब सीखने की जो गति होती है वो प्रारंभिक दौर में तो तीव्र होती है, और धीरे धीरे अंत में क्या हो जाती है, एकदम से मंद हो जाती है। तो उसे क्या कहते हैं, उसे उन्नतोदर यानी नकारात्मक अधिगमकर कहते हैं। जैसे ये सीखने की अवस्था है और ये यहाँ से चली है, चलने के बाद में देखो एकदम से तीव्र गति से चली है, और लेकिन अंत समय आया, अंत में क्या हो गई, अंत में एकदम से मंद हो गई। तो ये कौन सी अवस्था होगी, ये इसकी अंतिम अवस्था होगी, ये अंतिम अवस्था होगी। यहाँ पर ये मध्यम अवस्था होगी, ये
मध्यम अवस्था होगी, ये प्रारंभिक अवस्था होगी। अब देखो इस प्रारंभिक अवस्था में तो ये एकदम से कैसी थी, सीखने की गति यहाँ पर तो तीव्र थी, लेकिन अंत में क्या हो गई, ये सीखने की गति एकदम से मंद हो गई, यानी नकारात्मक हो गई, नकारात्मक हो गई। तो सीखने की जो गति है ये प्रारंभिक अवस्था में तीव्र होती है, और प्रारंभिक अवस्था में तीव्र होती है, लेकिन फिर वापस देखो धीरे धीरे क्या करती है, ये धीरे धीरे एकदम से वापस से अपने जहाँ से ये शुरू हुई थी ये उसी स्थान पर वापस आने लग जाती है, यानी एकदम से मंद हो जाती है। तो उसे क्या कहते हैं, उसे उन्नतोदर अर्थात नकारात्मक अधिगम वक्र कहते हैं। ठीक है, तो नकारात्मक अधिगम वक्र के अंतर्गत क्या होता है, सीखने की जो गति होती है वो प्रारंभिक अवस्था में, ये प्रारंभिक अवस्था है, प्रारंभिक अवस्था में एकदम से तीव्र होती है, लेकिन मध्यम अवस्था पार करने के बाद में अंत में क्या हो जाती है, वापस एकदम से मंद हो जाती है, अर्थात नकारात्मक हो जाती है। तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे उन्नतोदर अधिगम वक्र कहते हैं। लास्ट है पांचवा है मिश्रित अधिगम वक्र। मिश्रित अधिगम वक्र, ठीक है। इस मिश्रित अधिगम वक्र को एस आकार अधिगम वक्र भी कहते हैं। ठीक है, पांचवा है मिश्रित अधिगम वक्र, यानी मिश्रित अधिगम वक्र को अन्य किस नाम से पुकारते हैं, एस आकार अधिगम वक्र भी कहते हैं। एस आकार अधिगम वक्र क्यों कहते हैं कि मिश्रित जो अधिगम वक्र है, इस मिश्रित अधिगम वक्र के अंतर्गत जो सीखने की गति होती है, ठीक है, ये जो सीखने की गति होती है, ये सीखने की गति अपनी प्रारंभिक अवस्था में, कौन सी अवस्था में, ये प्रारंभिक अवस्था में तो मंद होती है। ठीक है, प्रारंभिक अवस्था में मंद होती है, लेकिन जब ये मध्यम अवस्था में पहुंचती है तो ये मध्यम अवस्था में जाकर तीव्र हो जाती है, और जब वापस ये अंतिम अवस्था में पहुंचती है तो अंतिम अवस्था में पहुंचने के बाद में ये वापस क्या हो जाती है, मंद हो जाती है। तो ये आपस में जैसे कभी खुशी कभी गम वाली स्थिति चलती रहती है, एक बार सीखते हैं, फिर पहले धीरे चलती है, उसके बाद में तीव्र हो जाती है, और फिर वापस क्या होती है, मंद होती है, मंद होने के बाद में वापस तीव्र हो जाती है। तो ये प्रारंभिक अवस्था में क्या रहती है, एकदम से मंद रहती है, मध्यम अवस्था में आने के बाद में ये तीव्र हो जाती है, और अंतिम अवस्था में आकर ये वापस मंद हो जाती है। तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे मिश्रित अधिगम वक्र कहते हैं। और ये एक आकृति बनाती है जिससे में ये ग्राफ के अंतर्गत एस आकार की आकृति बनाती है, इसलिए उसको एस आकार अधिगम वक्र भी कहते हैं। जैसे ये अपने प्रारंभिक दौर में शुरू होती है, ये अपने प्रारंभिक दौर में इधर से मानते हैं, ये प्रारंभिक दौर में शुरू होती है, और प्रारंभिक दौर में शुरू होती है सबसे पहले एकदम से क्या चलती है, ये मंद चलती है, मंद चलती है, और फिर क्या हो जाती है, तीव्र हो जाती है, और तीव्र होने के बाद में ये वापस क्या हो जाती है, एकदम से मंद हो जाती है। तो यहाँ पर ये सीखने की गति है अपने शुरुआती दौर में देखो एकदम से कैसी चल रही है, ये शुरुआती दौर में मंद चल रही है, लेकिन ये इसकी मध्यम अवस्था आ गई। ये कौन सी अवस्था आ गई, ये इसकी मध्यम अवस्था आ गई। ये मध्यम अवस्था में आने के बाद में क्या हुई है, ये तीव्र हुई है, देखो हुई है ना, तीव्र हुई है। और ये कौन सी अवस्था आ गई, ये इसकी अंतिम अवस्था, ये अंतिम अवस्था। अंतिम अवस्था में आने के बाद में देखो वापस क्या हुई है, ये वापस मंद हुई है, ऊपर जाने की बजाय कहाँ पर आई, नीचे आई, और यहाँ पर एक अवस्था बनी है, ये कैसी बनी है, ये एस जैसी बनी है। ठीक है, तो सीखने की जो गति होती है प्रारंभिक अवस्था में, देखो ये प्रारंभिक अवस्था सीखने की, प्रारंभिक अवस्था में एकदम से मंद है, और मध्यम अवस्था में आकर क्या हो गई, तीव्र हो गई, और अंतिम अवस्था में आकर वापस मंद हो गई। तो सीखने की जो गति है प्रारंभिक अवस्था में मंद, मध्यम अवस्था में तीव्र, और अंतिम अवस्था में आकर एकदम वापस मंद हो जाती है, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे मिश्रित अधिगम वक्र कहते हैं। तो 1942 ईस्वी में एच वुड्रो तथा 1960 ईस्वी में एम एल बेकर ने कुल 5 अधिगम वक्रों का उल्लेख किया। ठीक है,
इन अधिगम वक्रों को ये रटने से याद बिल्कुल भी नहीं होंगे, इनको आसानी के साथ में समझा जा सकता है। यदि एक बार नहीं समझ में आता है तो आप इस वीडियो को एक से अधिक बार भी देख सकते हैं। एक बार फिर से बात करते हैं कि 5 अधिगम वक्र बताए थे, जिसमें पहला था सरल रेखीय वक्र। जब सीखने की गति में इसी एक ही डायग्राम में सबका एक बार फिर से उल्लेख कर देता हूँ, ठीक है, आप साथ साथ में समझते रहें। पहला था सरल रेखीय वक्र, ठीक है, सरल रेखीय वक्र। सरल रेखीय वक्र के अंतर्गत परिभाषा में बताता है कि सीखने की गति जब एक समान रहती है, ये सीखने की गति क्या है, ये एक समान है। प्रारंभिक अवस्था से शुरू हुई, यहाँ पर आने के बाद में इसकी अंतिम अवस्था होगी, मध्यम अवस्था में भी कोई प्रभाव नहीं आया, तो सीखने की जो गति है वो एक समान रहती है। प्रारंभिक अवस्था से शुरू होती है और अंतिम अवस्था में वैसी की वैसी चली जाती है, तो उसे क्या कहते हैं, सरल रेखीय वक्र कहते हैं। दूसरा था शून्य अधिगम वक्र, और शून्य अधिगम वक्र में हमने पढ़ा था कि सीखने की गति में देखो कोई परिवर्तन ही नहीं हुआ है, जहाँ पर है वहीं पर है। बालक इस बार भी 10वीं क्लास में था, अगली बार भी 10वीं क्लास में, उसके बाद में भी 10वीं क्लास में। इसका मतलब बालक ने सीखने की गति में कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं है, बालक ने बिल्कुल सीखा ही नहीं है। प्रारंभिक अवस्था में जहाँ पर था ये वहीं का वहीं पर ही है, तो सीखने की गति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे शून्य अधिगम वक्र कहते हैं। तीसरा था नतोदर अर्थात सकारात्मक अधिगम वक्र। सकारात्मक अधिगम वक्र के अंतर्गत विषय वस्तु प्रारंभिक दौर में कठिन थी और अंत में क्या होगी, सरल होगी। कठिन थी तब हम मंद गति से सीख रहे थे, और सरल होगी तब हमारी गति क्या होगी, बढ़ गई। तो सीखने की जो अवस्था होती है प्रारंभिक दौर में एकदम से मंद होती है और अंतिम अवस्था में जाकर क्या हो जाती है, तीव्र हो जाती है, तो उसे क्या कहते हैं, नतोदर कहते हैं। उन्नत उदर उसका इसका उल्टा था कि प्रारंभिक दौर में सीखने की अवस्था होती है वो तीव्र होती है सीखने की गति, और अंत में आकर क्या हो जाती है, मंद हो जाती है, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे नतोदर अधिगम वक्र कहते हैं। और इसके अलावा जो मिश्रित है, इस मिश्रित के अंतर्गत सर्वप्रथम सीखने की गति मंद होती है, बाद में तीव्र हो जाती है, और अंत में वापस क्या हो जाती है, एकदम से मंद हो जाती है। तो प्रारंभिक दौर में देखो मंद है, यहाँ पर आने के बाद में क्या हुई, तीव्र हुई है, और अंत में क्या होगी, मंद होगी। ऐसा आकार सा बन गया, इसलिए इसको क्या कहते हैं, ऐसे आकार अधिगम वक्र के नाम से भी पुकारा जाता है। तो धन्यवाद दोस्तों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को दबाएं, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और फिर भी किसी प्रकार की कोई कमी वगैरह रह जाती है तो आप उस कमी से हमें बिल्कुल भी ज़रूर अवगत कराएं।